देखिए ग्रेविटेशन का लेसन आज हमारा हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए ग्रेविटेशन की जो शुरुआत है ये 7वीं या 8वीं के जो सिलेबस है उसके अंदर से ग्रेविटेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ग्रेविटेशन के बारे में अलग अलग क्लासेस के अंदर जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। शुरुआत में आपको सिर्फ ग्रेविटेशन का मतलब बताया जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इसकी डिस्कवरी किसने किया वगैरह वगैरह। हम सब जानते हैं कि न्यूटन के सर पर जो है वो एप्पल गिरा और फिर उसने जो है सोचना शुरू किया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, और सोचते सोचते जो है वो उसने डिस्कवर ये किया कि ज़मीन के अंदर जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हर चीज़ को ज़मीन खींचती है, जिसको बाद में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया गया, उसको सकली कुव्वत कहा गया। फिर उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च हुई और उसके बारे में ढेर सारी जो है मालूमात जमा हो गई। तो हम देखिए इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके पीछे जो है वो कीपलर्स के लॉज है, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसके अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ये क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत हम करते हैं कीपलर के लॉज से। कीपलर के लॉज क्या होते हैं? कीपलर्स लॉज ऑफ मोशन, या इसको जो है वो प्लैनेटरी मोशन के या कीपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो लॉज है, ये जो कानून कीपलर ने दिया है, ये कानून जो प्लैनेट्स घूमते हैं स्टार्स के अराउंड में, हम यहाँ पर डिस्कस सिर्फ अपने सूरज के बारे में करेंगे कि हमारे सूरज के अतराफ जितने प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, वो किन कानूनों के तहत, कौन से उसूलों के तहत जो है वो चलते हैं, उन लॉज को जो है कीपलर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो बयान किया है, उसने इसके बारे में डिस्कवरी किया है। तो इसलिए उनको कीपलर्स लॉज ऑफ मोशन या फिर कीपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये कहा जाता है। अब ये 3 कानून जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है 10th क्लास के, जिसमें से हम पहला कानून देखेंगे जो हमको बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। मतलब जो प्लैनेट्स घूमते हैं सूरज के अराउंड में, सूरज के अतराफ आसपास जो प्लैनेट्स घूमते हैं, उनका जो रास्ता होता है वो गोल नहीं होता, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता, बल्कि इलिप्टिकल होता है। इस तरह से, जिसको हम उर्दू के अंदर बैज़वी बोलते हैं, इलिप्टिकल बैज़वी, या फिर अंडे की शक्ल का, पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि इलिप्टिकल होता है। इसका जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट बोले तो जिस रास्ते पर प्लैनेट घूम रहे हैं, तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो रास्ता होता है वो इलिप्टिकल होता है एट द वन ऑफ इट्स फोसाई। जैसे F1 और F2 दो जो है वो फोकाई मौजूद है, जो उसके सेंटर है, इसको हम सेंटर बोलना चाहिए। सेंटर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, पूरी तरह से गोल अगर होता तो हम उसका एक सेंटर लेते, लेकिन ये इलिप्टिकल है, इसलिए इसके 2 फोकस रहेंगे, एक F1 और एक F2। तो ये बोलता है कि ये जो ऑर्बिट होता है, जो रास्ता होता है प्लैनेट के घूमने का, वो इलिप्टिकल होता है और किसी 2 में से किसी एक फोकस को जो है वो अपना सेंटर बनाता है। या तो F1 को अपना सेंटर बनाएगा या फिर F2 को बनाएगा। इस तरह से जो है पहला लॉ हमको बोलता है एट वन ऑफ इट्स फोकाई। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कीपलर्स प्लैनेटरी मोशन।
कीपलर्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को समझने के लिए देखिए हम फिर से इस तरह की फिगर बनाएंगे जिसमें जो है F1 पहला फोकस है, F2 दूसरा फोकस है। अब देखिए सेकंड लॉ हमको क्या बोलता है। सेकंड लॉ के हिसाब से जो फोकस है, फोकस को और प्लैनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है, सपोज ये F1 A है, फर्ज कीजिए कि जो है वो किसी A मुकाम पर प्लैनेट मौजूद है और F1 से हम उसका फासला देख रहे हैं, तो हमको ये बोलता है सेकंड लॉ कि ये जो लाइन है जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उससे रेडियस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्कुलर मामला नहीं है, पूरा पूरा सर्कल नहीं है, इसलिए रेडियस नहीं बोलेंगे हम इसको। F1A जो एक लाइन है फोकस को और प्लैनेट को जोड़ने वाली, ये लाइन जो है ये इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल एरिया को जो है कवर करती है। देखिए किस तरह से हम इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए कि प्लैनेट A जो है ये पोजीशन A पर मौजूद है, वो घूमता हुआ जो है वो पोजीशन B पर आ गया है। A से B की पोजीशन पर आने के बाद फोकस से पहले उसका मुकाम F1A था, अब उसका मुकाम जो है F1B हो चुका है। तो ये A से B तक आने में फर्ज कीजिए उसको 1 घंटा लगा है, 1 आवर। अब 1 आवर के अंदर 1 घंटे के अंदर वो A से B तक आया और उसने इतना एरिया जो है वो कवर किया है, इतना एरिया कवर उसने 1 घंटे में किया है। अब फर्ज कीजिए दूसरी कंडीशन के अंदर वो सपोज पॉइंट C पर मौजूद था और 1 घंटे के बाद वो पॉइंट D के ऊपर आ चुका है। तो ये 1 आवर के अंदर यहां पर भी टाइम पीरियड 1 घंटा है, यहां पर भी टाइम पीरियड 1 घंटा है, तो ये जो एरिया कवर करेगा वो दूसरी जगह पर दूसरी कंडीशन में जो एरिया कवर करेगा वो एरिया भी सेम रहेगा। मतलब एरिया F1AB जितना रहेगा, F1AB जितना रहेगा उतना ही F1CD रहेगा। मतलब इक्वल टाइम पीरियड के अंदर वो इक्वल एरिया कवर करेगी। कौन करेगी? ये जो लाइन है जिसको हमने ज्वाइनिंग लाइन बोले हैं फोकस की और प्लैनेट की पोजीशन को, प्लैनेट की पोजीशन और फोकस को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल एरिया को कवर करेगी। यही है कीपलर का सेकंड लॉ। इसको भी समझना बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप हम फिगर के जरिए समझे तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। ये पोजीशन हम अगर फोकस F1 ना लेकर F2 भी अगर लेते हैं तो ये रूल वहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा। देखिए थर्ड लॉ को हम किस तरह समझते हैं। थर्ड लॉ को समझने के लिए हमको फिर से फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि एक प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, जिसमें पहला फोकस जो है वो F1 है। अब देखिए इसके अंदर फिर से हम लेते हैं कि F1 उसका फोकस है और प्लेनेट की पोजीशन A है। अब देखिए इसके अंदर जो पोजीशन जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे इसका रेडियस भी बदलेगा। मतलब F1 से A का डिस्टेंस कुछ और रहेगा, F1 से B का डिस्टेंस कुछ और रहेगा, F1 से C का डिस्टेंस कुछ और रहेगा, इलिप्टिकल होने की वजह से। तो इसलिए इनके डिस्टेंस को, मतलब फोकस जो है, फोकस से प्लैनेट की डिस्टेंस को सब पूरी पोजीशंस की जगह एक लेने की बजाय, एक रेडियस लेने की बजाय हम उसके मीन डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। मतलब उसका औसत फासला, एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस जो उसका फोकस से मौजूद है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, थर्ड लॉ के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है मीन डिस्टेंस, औसत फासला, और दूसरी चीज है टाइम पीरियड या फिर रिवॉल्यूशनरी टाइम।
अब देखिए रिवॉल्यूशनरी टाइम क्या होता है, किसी प्लेनेट को एक राउंड पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा, ये स्टार है, स्टार के अराउंड में एक सर्कल या एक राउंड पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड रहेगा। इसको रिवॉल्यूशनरी टाइम भी बोलते हैं या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद जो एवरेज डिस्टेंस है या मीन डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से जाहिर कर रहे हैं। अब हमारे तीसरे लॉ के अंदर ये दोनों चीजों का ही डिस्कशन है। और तीसरा लॉ, कीपलर का तीसरा लॉ ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डिस्टेंस के क्यूब के। स्मॉल आर का क्यूब अगर हमने ले लिए पावर 3 या कुवत 3 ले लिए तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड का या दौर का मुरब्बा जो है वो उसके औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। टी स्क्वायर बढ़ेगा तो आर क्यूब भी बढ़ेगा, टी स्क्वायर कम होगा तो आर क्यूब भी कम होगा। इसी को हम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं या रास्त तनासुब बोलते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड के जरिए और मीन डिस्टेंस के जरिए जो है कीपलर के थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। पूरी पिक्चर जो है हमारे माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, किस तरह से प्लेनेट घूम रहा है, मीन डिस्टेंस क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ये तीनों के दोनों चीजों के जरिए हम तीसरे लॉ को बयान कर सकते हैं। तो हमने जो है अभी कीपलर के तीनों लॉ जो है वो समझ लिए, उनका स्टेटमेंट देख लिए, उसके बाद फिगर के जरिए उसको समझ लिया। अब आगे हम जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं एग्जाम के अंदर कि इस कानून को, मतलब न्यूटन का जो शकली कानून है, ये शकली कानून का या तो स्टेटमेंट जो है पूछता है एग्जाम के अंदर या फिर कोई ना कोई तरीके से एक या 2 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो इस लॉ को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जब हमको न्यूटन का शकली कानून समझना है तो उसके लिए हमको 2 बॉडीज कंसीडर करना पड़ेगी, 2 अजसाम, 2 जिस्म, 2 ज़र्रात, 2 प्लैनेट, कोई भी 2 चीजें हम ले सकते हैं। फर्ज कीजिए पहले जिस्म की कमियत m1 है, दूसरे जिस्म की कमियत m2 है। ये दोनों के जरिए हम समझेंगे और दोनों के बीच में का जो दरमियानी फासला है वो डिस्टेंस जो है वो है, फर्ज कीजिए r। अब इन दोनों जिस्मों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल करती है। दोनों जिस्म एक दूसरे को खींचते हैं शकली कुव्वत के जरिए से, और शकली कुव्वत के जरिए से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा कानून ये बोलता है कि ये कुव्वत जो होती है, जिसको हम F से जाहिर कर रहे हैं, ये अमल करने वाली कुव्वत दोनों की कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है। मतलब F इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, कमियतों का हासिल ज़रब, कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है और दोनों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन या फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ही एक्सप्रेशन हमको जो है याद रखने के लिए काफी है न्यूटन के कानून को। इस एक चीज को भी अगर हमने समझ लिए तो हम पूरे न्यूटन के कानून को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमल करने वाली कुव्वत कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इस तरह से हमको ये कानून जो है वो बयान किया गया है। अब
इसके अंदर जो है हमको जब हम तनासुब की या प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल जब हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल जी का। जब इस कानून को हम लिखेंगे इक्वेशन की शक्ल में तो हमको मिल जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r की जगह पर कभी-कभी स्मॉल d भी इस्तेमाल करता है वो, तो स्मॉल d अगर इस्तेमाल करता है तो भी चलेगा, तो स्मॉल r इस्तेमाल करे तो भी चलेगा, दोनों का दरमियानी फासला। तो अब हमारे पास इक्वेशन मिली है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ को या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को एक्सप्लेन करने वाली मसवात है, जिसके अंदर g की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। इस तरीके से जो है हमने न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ जो है इसको जो है एक्सप्लेन किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसकी अलग अलग तरह से इसके घुमा फिरा कर जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्मॉल g। अब स्मॉल g क्या होता है ये हमको देखना है, जिसको सकली इसरा भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी वर्ड यूज किए तो हम समझ सकते हैं इस चीज को कि सकली इसरा क्या होता है। सकली इसरा जिसको स्मॉल g से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सकली इसरा होता क्या है। देखिए इसरा का मतलब हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, जो तब्दीली हो रही है, उसका रेट क्या है। जैसे पहले घंटे में जो है वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे घंटे में जो है 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर हो गई है। पहले घंटे में 20 थी, दूसरे घंटे में 40 हो गई, तीसरे घंटे में 60 हो गई। मतलब हर घंटे में जो उसके अंदर चेंज हुआ है वो 20 किलोमीटर का हुआ है। 20 जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त हम कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है, इसके अंदर जो तब्दीली है, उसका इसरा या एक्सेलरेशन जो है 20 किलोमीटर है। तो वेलोसिटी का चेंज, इसको हम इसरा बोलते हैं। अब इसकी वजह से हमको ग्रेविटेशनल समझना आसान है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। जब किसी बॉडी की रफ्तार बदल रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बदल रही है, हर चीज पर, हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी हो, जमीन पर कहीं पर भी हो, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो सीधी सी बात है कि उसकी वेलोसिटी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पड़ेगा। तो उस वेलोसिटी के अंदर चेंज जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो सकली इसरा कहलाएगा। और सकली इसरा या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम स्मॉल g से जाहिर करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसरा की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से स्मॉल g के बारे में भी हमने समझ लिए। जो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा जो लेसन है, ये लेसन से जुड़ी हुई चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद देखिए दो टर्म ऐसी है जो हमारे लेसन से जुड़ी हुई है, दैट इज मास स्मॉल m और वेट यानी कि वजन।
वेट के बारे में और मास के बारे में जानना है तो ये भी ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मास के बारे में हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी चीज के अंदर मौजूद मादे की मिकदार को हम मास बोलते हैं, कमियत बोलते हैं। जैसे लोहे की कोई चीज है तो उसके अंदर जितना लोहा मौजूद है, लोहे की जितनी क्वांटिटी मौजूद है वो कहलाएगा उसका मास। कोई चीज पीतल की बनी हुई है तो उसके अंदर पीतल का मटेरियल जितना मौजूद है, जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कहलाएगी उसका मास। लेकिन वेट जो होता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी। उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करने वाली सकली कुव्वत की मिकदार, जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है, सकली कुव्वत जितना उस पर अमल कर रही है वो मिकदार कहलाती है उसका वजन। जबकि उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो मटेरियल कहलाता है उसका मास। तो ये बेसिक डिफरेंस है मास में और वेट के अंदर। इस तरीके से जो है ये दोनों टॉपिक जो है, दोनों टर्म्स जो है वो हमारे ग्रेविटेशन से जुड़े हुए हैं, इसको हमने देख लिए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये टर्म्स जो। इसके अलावा और भी ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह भी है और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो सारे सवाल आते हैं उसके अंदर हमको फार्मूले यूज करना पड़ते हैं। तो ग्रेविटेशन का ये जो है हमारा वीडियो ये पूरे पॉइंट्स को कवर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।